दोपहर ढलने लगी। पेड़ से बंधे देव के पैर अपना वजन संभालते हुए थकने लगे हैं। ये एक बेहद घना जंगल है, जहाँ वैसे भी सूरज की रोशनी कम ही पड़ती है। ये जंगल धीरे धीरे अंधेरे में घिरने लगा। देव को फिक्र होने लगी कि इस अंधेरे के साथ राज और इन सबको खतरा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही इन मूर्खों ने पेड़ से बांधकर उसे भी खतरे में डाल दिया है। अब तो वो भाग भी नहीं सकता। अच्छा होता कि खुशबू की बात मान लेता, वो खुद से बोला। इस बीच चौधरी जी के कुछ आदमी वापस लौटे। यहाँ नेटवर्क न आने के कारण वह गांव में मंगल की तलाश कर रहे लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। वह मोबाइल पर बात करने के लिए जंगल के बाहरी इलाके तक गए होंगे। जब लौटे तो चौधरी जी ने गौर किया कि जितने गए थे उनमें से कुछ कम है। तुम 8 थे ना, 3 को कहां छोड़ाए? वो आदमी सकपका गए। उन्हें भी नहीं पता चला कि उनमें से 3 कम हो चुके हैं। रास्ता तो तुम भटक नहीं सकते। चौधरी जी उनके करीब आ रहे थे कि बीचों बीच कुछ भारी सा आकर गिरा। सब वहीं जड़ हो गए। देव उनसे कुछ दूर है। उसने गौर से देखा तो ये सफेद पैजामे का आधा हिस्सा है और साथ समझते ही उसे उबकाई सी आ गई। वहां खून से लथपथ इंसान का एक पूरा पैर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर सभी के पसीने आ गए। संभल जाओ। सबसे पहले चौधरी जी ने खुद को संभाला और ऊपर देखा। वहां सिवाय पेड़ों के घने साए के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ और करते इससे पहले वह हड्डियों के कंकाल, मांस के टुकड़े और खून की बरसात सी हो गई। ये राक्षस है कहां? चौधरी जी ने हवा में ही फायर कर दिया। उधर पंडित ने तुरंत कुछ लकड़ियों पर आग जला ली। वो अपने झोले से अनुष्ठान का सामान निकालकर सजाने लगा। इधर देव अपनी रस्सियों से छूटने को छटपटाने लगा। उसे तो लगा था कि रात होने पर ही राज की वह दशा होती होगी। सूरज ढलने तक वो अपने होश में होता होगा, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। अरे कोई मुझे खोलो! देव चिल्लाया, लेकिन उसकी किसे पड़ी थी। सबके अंतर कांप रहे थे ये सोचकर कि ये भयानक मौत उन्हें ना मिले। उनके साथी जो टुकड़ों में यहाँ बिखरे हुए हैं, वो किस दर्द से गुजरे होंगे, ये सोचकर ही उनके पेट में मरोड़े उठने लगे। सब छिप जाओ, आज या तो ये रहेगा या हम, कहते हुए चौधरी जी और उनके सारे साथी तितर बितर हो गए। मुमकिन है कि उनमें से कुछ तो भाग भी गए हों। इधर देव अभी पूरे जोर से इन रस्सियों से छूटने को मचल रहा था। उसके अलावा मानो अभी इस जगह कोई है ही नहीं। चौधरी जी, मुझे खोलिए। चौधरी जी, आप लोग मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, देव घुर्राया। लेकिन उधर पेड़ों की आड़ में छुपे चौधरी जी अपनी बंदूक की जांच करते हुए बस बड़बड़ा कर रह गए। तेरा तो दोस्त है ना वो, अभी क्यों तेरा मुंह निकल रहा है? उन्होंने फिर बंदूक सीधी की। इधर देव अपनी पूरी जान लगा लेने के बाद जैसे हार गया। सिर का पिछला हिस्सा पेड़ से टिकाए वो निढाल सा हो गया। उसकी आंखें बंद है और इस वक्त वो अंदर ही अंदर खुशबू से माफी मांग रहा है, साथ राज से भी, जिसे वो बचाने आया तो था। लेकिन अब इतने में देव के कर्ण पटल पर कंपन हुई। उसके दाईं ओर एक अजीब सरसराहट है। उस ओर से एक जानलेवा बू आ रही है। वो महसूस कर सकता है कि पेड़ से रेंगते हुए कुछ नीचे आ रहा है। उसने धीरे से उस ओर मुंह घुमाया और वह चेहरा, देव का दिल मानो गले में आकर धड़कने लगा है। सफेद रों से ढका वो अजीब सा चेहरा, केवल 2 रक्तिम आंखें वो साफ देख सकता है, और उसके होठों के किनारों पर रना खून का वो लाल रंग, वो छिपकली की तरह रेंगकर पेड़ से नीचे आ रहा है। राज, उसने धीरे से कहा। उसके शरीर की कंपन उसकी आवाज में भी है, उसकी सांसों में भी और चेहरे की हर मांसपेशी में भी। ये भयानक जीव जैसी आकृति जो पूरी तरह भौतिक नहीं लग रही। ये तो जैसे धुएं से बनी आकृति है, जिसके कण उसकी मूल आकृति के चारों ओर हवा के साथ यूं लहरा रहे हैं, मानो उड़ती हुई भाप हो। ये पेड़ से उतरते हुए देव को करीब से सूंघ रही है। मैं देव हूं राज, तेरा दोस्त। देव को उम्मीद तो नहीं कि उसे इस बात से फर्क पड़ता होगा। राज, या वह जो कुछ भी था, देव की गर्दन के करीब अपना मुंह ले जाकर सूंघ रहा है। वो कुछ पलों तक ऐसा ही करता रहा और फिर पलक झपकते ही उसी जगह दिखाई दिया जहां मांस और खून का ढेर पड़ा है। उकड़ू बैठकर उसने वहां और भी जाने कितने ही इंसानी अंग और उगले। देव फटी आंखों से ये देख रहा है। इतने छोटे से शरीर में उसने ये सब भरा कैसे होगा?
ठीक उसी समय कहीं से गोली की आवाज आई। शायद किसी ने उसे निशाना बनाया था, लेकिन वह गोली उसके पार हो गई। फिर वह उठा और जाने कितनी ही गोलियां चारों ओर से उसे भेदने के लिए चलती रहीं। देव ने जैसे तैसे खुद को खींचकर उसी पेड़ की आड़ में कर लिया। कुछ देर बाद गोलियों की वह आवाज खामोश हुई। इतना सन्नाटा हो गया मानो उसके अलावा इस जंगल में कोई हो ही नहीं। और फिर कुछ पलों में पीछे से आदमियों के चीखने की आवाजें आने लगी। देव पूरी तरह लटकने के बाद भी वहां क्या हो रहा है नहीं देख पा रहा था, लेकिन इतना हुआ कि वह पेड़ के पिछले हिस्से तक पहुंच गया जहां उसकी रस्सी पर गांठें लगी हैं। अपने हाथों को खींचतान कर उसने जैसे तैसे वो गांठें खोली, लेकिन आजाद होकर भी वो वहीं छुपा रहा, क्योंकि उधर बाम्बी के पास जाने किस किस दिशा से चौधरी जी के आदमी आकर ढेर हो रहे हैं। एक तो उसके बगल में ही आकर गिरा। पहली नजर में तो वो बेहोश लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका सफेद कुर्ता सीने के बीच से लाल होने लगा तो देव को पता चला कि उसकी पसलियों के बीच से शायद उसके भी अंग निकाल लिए गए होंगे। देव भय से नम हो चुकी आंखों से उसे देखता ही रहा। ये वही है जिसने उसे घूंसा मारा था। उधर गोलियों और आदमियों के चीखने का सिलसिला जारी है। चौधरी जी की आवाज सुनते ही देव को जैसे बिजली का झटका लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उस ओर दौड़ गया। चौधरी जी के सामने पंडित की लाश पड़ी है और वह उस लाश को तकते हुए गुस्से से कांप रहे हैं। देव ने सिर के बाल नोच लिए। वो यहां से देख रहा है कि चौधरी जी के आदमी जंगल में इधर उधर भागते फिर रहे हैं और हवा का एक झोंका सा उनके पार हो जाता है और 2 पलों में वो लाश में बदल जाते हैं। चौधरी जी की वो छोटी सी टोली कुछ मिनटों में गायब हो गई। फिर सब कुछ खामोश हो गया। उधर बाम्बी के पास अनुष्ठान की अग्नि पूरी तेजी से धधक रही है। हमें उधर चलना चाहिए। वो खींचकर चौधरी जी को उस अग्निकुंड के पास लाया। आप उस पर गोलियां चला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए था कि पिछली बार वो अनुष्ठान से डरकर भागा था, बंदूकों से नहीं। चौधरी जी अब उसे प्रश्न भाव से देख रहे हैं। हर चीज को आप ताकत से नहीं हरा सकते, यही बताने में आया था, लेकिन आप लोग। वह चुप हो गया। अनुष्ठान पूरा हो चुका है देव। अब केवल उसकी बलि यहां देनी है, इस आग के बुझने से पहले। क्या? देव चौंक सा गया। कभी तलवार से किसी की गर्दन काटी है? देव बस भौं चका सा उन्हें तक रहा है। वहां देखो। उन्होंने नजर उस तरफ की जहां एक कटा हुआ हाथ पड़ा है, जिसकी उंगलियां अब भी एक तलवार में कसी हुई है। उसे ले आओ। मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। देव घबरा गया। बेवकूफ मत बनो देव। वो खुद जाकर वो तलवार उस पंजे से छुड़ा लाए। राज पहले ही मर चुका है देव। चौधरी जी ने उसके हाथ में वो तलवार कस दी। वो शैतान अपने सबसे पहले शिकार को ही अपना संवाहक बनाता है, और वो राज था, तुम नहीं। ये सच नहीं हो सकता। देव ने सिर हिलाया। उस बाम्बी ने पहले मेरा खून पिया था। चौधरी जी ने उसकी बात पर कान ना दिया। हो सकता है उसे जागृत तुमने किया हो, लेकिन बाम्बी को राज ने उजाड़ा। शायद इसलिए उसने राज को चुना, और वो उसी दिन मुझे मार सकता था। देव का अंतर बोल उठा। एक ऐसा जानवर जो किसी को मारने से पहले नहीं सोच रहा, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? शायद वो उस वक्त तक सक्रिय ना रहा हो। क्या बकवास है, वह बोला। और अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था, तो आपने गांव वालों को पहले ही क्यों बचा नहीं लिया? मुझे बस ये पता था कि बाम्बी उजड़ गई है और 2 आदमियों पर हमला हुआ है। उसका परिणाम मैंने भी तब जाना, जब ये सब शुरू हुआ। एक सांस भरकर। देखो, हम केवल संभावनाओं पर काम कर सकते हैं। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका सच ना कभी किसी ने जाना और ना ही हम जान सकेंगे। वो खड़े हो गए। अब तैयार रहना। वो बिजली से भी तेज है। पता नहीं तुम्हें मौका मिलेगा भी या नहीं। अगर मिलता है तो इन सब लाशों के साथ उसे भी यही दफना देना जहां बाम्बी है। वो एक पल को चुप हुए और फिर, कहां छिपा है तू राज? क्या तेरी भूख शांत हो गई? कुछ बाकी है तो ले, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। चौधरी जी, देव ने अपना सिर धुन लिया। आप पहले ही बहुत पागलपन कर चुके हैं, अब और नहीं। मैं इस तरह किसी को नहीं मार सकता।
वो समझा ही रहा था कि उनकी मौत सामने आ ही गई। ये पहली बार है जब उसका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि किसी छलावे की तरह। वो पूरी तरह नग्न है और केवल ये सफेद रेशे हैं जो उसकी त्वचा को ढांपे हुए हैं। चौधरी जी ने एक आंख से देव की ओर देखा जो कि दोनों हाथों से तलवार थामे लगभग थर्रा रहा है। राज चौधरी जी के भी करीब उसी तरह आया जैसे कि देव के करीब आया था और उसे गहरी सांस लेकर सूंघने लगा। नहीं राज, मैं जानता हूं कि ये तुम हो। तुम जाओ यहां से। एक लंबे वक्त बाद उसने राज की आवाज सुनी, लेकिन ये बहुत गहरी है, मानो वो किसी कुएं से बोल रहा हो। उन रूखे लफ्जों को भी सुनकर देव के जैसे प्राण वापस आ गए। वो उसे जाने के लिए कह रहा है। इधर चौधरी जी के गले में एक नाखून गाढ़कर उसने अपनी जीभ पर लिया। तुम इसी गांव के हो। सुनते ही चौधरी जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। देव, ये तुम्हें नहीं मार रहा क्योंकि तुम इस गांव के नहीं हो, उन्होंने जल्दबाजी में कहा और पल भर में देव के दिमाग में वो सारी हत्याएं दौड़ गई। उनमें से कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। मैं कई दिनों से शहर में था, शायद इसलिए इसने मुझे मारने में वक्त लिया। ये केवल इस गांव से जुड़े। बस इतना ही वह कह पाए थे कि मंगल ने उनके मुंह में अपना रोएदार हाथ घुसा दिया। राज, ये पहली बार देव की आवाज में वो क्रोध और गरज थी ना कि भय। उन्हें छोड़ दे, मैं जानता हूं कि ये तू ही है। मत कर ऐसा यार। उसकी आंखें भीग गई। राज ने एक बार मुड़कर उसकी ओर देखा और उधर चौधरी जी के सीने से उनका दिल खींच लिया। चौधरी जी का शरीर काम कर जमीन ढेर हो गया और जाने कब यहाँ देव का हाथ घुमा। राज की गर्दन कटकर उस बाम्बी की मिट्टी के बीच जा गिरी। उसके रक्त की कुछ ही बूंदे अनुष्ठान की आग पर पड़ी तो पल भर के लिए इस तरह धधक उठी, मानो पिघला घी छिड़क दिया गया हो, और फिर वो अपने बाप बुझ गई। हवा में घुली वो भयानक बू भी उसी के साथ खत्म हो गई। मंगल के साथ बाकी सभी लाशों पर छाए वो रेशे धीरे धीरे सिमट कर गायब हो गए। उसका चेहरा पहले ही तरह ही मासूम बन गया और उसे देखकर देव के दिमाग में एक आवाज कौंधी। तूने मुझे बचा लिया दोस्त। देव उसी तलवार को थामे उन लाशों के ढेर के बीच बैठा सोचता रहा कि क्या से सब सच में हो रहा है या वो कोई भयानक सपना देख रहा है। क्या सच में चौधरी जी और राज मर चुके हैं? क्या खुद उसने ही मंगल को मारा? क्या सच में इस गांव में अब तक मौत नाच रही थी? और अब क्या सब खत्म हो गया? उसके लिए यकीन मुश्किल है। कुछ घंटों तक वह वैसे ही एक पेड़ के सहारे बैठा रहा। देर रात एक मोबाइल की घंटी से उसकी नींद टूटी। प्यास और थकन से वो कब सो गया था उसे पता ही ना चला। ये मोबाइल उससे दूर चौधरी जी के पास बज रहा है, शायद उन्हीं का रहा होगा। उसकी रोशनी सीधे उस जगह पड़ रही है जहां बाम्बी थी। उसकी सुस्ताई आंखें अपने आप फैल गई जब उसने देखा कि मंगल का सिर जहां पड़ा था वहां बाम्बी बनना शुरू हो चुकी है। इस वक्त ही उसकी ऊंचाई तकरीबन 2 फुट होगी। ये हो क्या रहा है? वो बुदबुदाया। लाशें तो उसके चारों तरफ पड़ी हुई है, लेकिन दीमक ने बस उसी जगह को क्यों चुना? और कुछ घंटों में इतनी ऊंची बाम्बी। वो सोच में गुम था कि अचानक पास से आ रही चर चर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। गीदड़ों का छोटा सा झुंड किसी लाश को घेर कर बैठा है। उनकी आंखें कुछ दूरी से देव को भी देख रही हैं। उसने सुना था कि बाम्बी के आसपास जानवर नहीं आते, लेकिन क्या भरोसा, उसे यहां से जाना होगा। खुद को समेटते हुए वो धीरे से उठा और लड़खड़ाते हुए एक तरफ चल दिया। चलते हुए उसने चौधरी जी का मोबाइल उठा लिया। उन क्षतविक्षत शरीरों से बचते हुए वो जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगा। होश तो उसे अब भी पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन इतना याद है कि इस वक्त खुशबू बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रही होगी। जंगल से बाहर आते ही ऐसा लगा मानो रात इतनी काली भी नहीं थी। जंगल के बीच से गुजरती उसी सड़क पर आ रही एक गाड़ी को हाथ देकर रोका और उस मोबाइल पर खुशबू का नंबर मिलाया। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूं।